चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा। और ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम ख़त्म ही कर देंगे क्योंकि ये पार्ट 3 वीडियो है। और पेज नंबर 84 आप लोग निकाल लीजिए। कितना पेज नंबर निकालिएगा? तो पेज नंबर आप लोग क्या कीजिए, 84 निकाल लीजिए। पेज नंबर 84 निकाल लीजिए। एक पेज का आगे पीछे होगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 84 एक पेज का आगे पीछे होगा। यदि जिसका नया बुक होगा तो आगे पीछे हो सकता है ना। मेरा पुराना थोड़ा बुक है, तो चलिए, बुक कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा उनके अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। याद रखिएगा, भितिहरवा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भितिहरवा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, भितिहरवा के अध्यक्ष कौन थे? तो वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहाँ पुंडलिक जी आए। बाद में वहाँ कौन आए? तो बाद में वहाँ पे पुंडलिक जी आए। ये रोल आप याद रखिएगा। इसका जो है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा। पुंडलिक जी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा। पुंडलिक के ऊपर क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, पुंडलिक जी के बारे में याद रखिएगा। ये एक शिक्षक थे। ये क्या थे? तो ये क्या थे? तो एक प्रकार का शिक्षक थे। ये एक शिक्षक थे। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिसने शिक्षा संबंधित उनके आदर्श पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा-तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। कहने मतलब यह है कि महात्मा गांधी जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी ये कह रहे हैं, अंग्रेजों को ललकार के बोल रहे हैं कि मैंने कोई स्कूल चालू नहीं किया है ना। मैंने तो यहाँ पे जो है ये स्कूल के माध्यम से, इस आश्रम के माध्यम से मैं तो बच्चों को नॉलेज देना चाह रहा हूँ। और ये नॉलेज तो यहाँ तक लिखा हुआ है आपका, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चला रहा हूँ। कहने मतलब जो आपकी पुरानी लीक थी, पुरानी जो पढ़ाने का कला था, उन सभी को हटकर मैं एक नया शिक्षा व्यवस्था में नया सुधार लाया हूँ। ये किसको लिखकर दे रहे हैं? तो ये लिखकर अंग्रेज के बड़े साहब को दे रहे हैं, बड़े साहब लोग को दे रहे हैं। अंग्रेज कलेक्टर को लिखकर लेटर के माध्यम से लिखकर बता रहे हैं। उस समय कोई फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, है ना। तो ये सब चीजों का व्यवस्था नहीं था। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को मैं तो खौफ और है मानता हूँ। छोटे बच्चे के चरित्र और वृद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बोना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को क्या होने चाहिए? तो बच्चे को वैसे पुरुष के संगत में रहना चाहिए, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैसे लोगों के संगत में रहना चाहिए जो कि चरित्रवान हो, जिसके पास शिक्षा हो, जिसके पास शिक्षा हो, अनुभव हो और आपको कुछ आपको बता सके, वैसे लोगों के बीच में आप रहो।
ये महात्मा गांधी जी बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए, सुसंस्कृत में हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं ऐसे ही चीजों को शिक्षा मानता हूँ जब बच्चे लोग अच्छे लोगों के संगत में रहने लगेंगे। जब बच्चे लोग अच्छे लोगों के संगत में रहने लगेंगे, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अनुभव है, वैसे लोगों के बीच में उठना बैठना पढ़ना लिखना यदि बच्चे लोग चालू कर देंगे तो वैसे ही चीजों को हम जो क्या मानते हैं, शिक्षा मानते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही चीजों को क्या मानते हैं, तो ऐसे ही शिक्षा को, ऐसे ही लोगों को शिक्षा मानते हैं। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए तो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, है ना। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, याद रखिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जीविका के लिए जो भी बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उसके लिए क्या करें, उसके लिए जो है औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी किया जाएगा। जो बच्चे याद रखेगा, सुनिए ध्यान से, जो बच्चे जीविका के लिए साधन सीखना चाहते हैं, जो बच्चे जीविका के लिए साधन सीखने चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी क्या करेंगे, तो औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। कौन, तो महात्मा गांधी। इनकी बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए, उन बच्चों के लिए हर चीज महात्मा गांधी जी करने वाले हैं। सुनिए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। उसके बाद कहा जा रहा है कि इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। खाली महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग अपनी व्यवसायों को भूल जाए, अपने मातृभूमि को भूल जाए। जिन चीजों को उसे करना चाहिए उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अपने व्यवसाय को नहीं भूलना चाहिए। आपका जो व्यवसाय है, आपका जो रोजगार है, उन चीजों को छोड़ना नहीं है। आप पढ़ लिख लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कलेक्टर बन गए, जिसका मतलब क्या होगा कि अपनी भूमि को आप भूल जाओगे, जिस भूमि पर पैदा लिए उस भूमि को आप भूल जाओगे, आपका जो व्यवसाय है उसको भूल जाइएगा, नहीं भूलिएगा, है ना। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। ये बच्चे जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कहने मतलब यह महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी ज्ञान आप लोग स्कूलों में सीखोगे उसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, तो खेतों में उसका प्रयोग आप कीजिएगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितियारवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। उसी भितियारवा में मैं पहुंचता हूँ और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहाँ मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। जब लेखक भितियारवा पहुंचते हैं तो भितियारवा में पुंडलिक जी उसको मिल जाते हैं। लेखक होंगे जगदीश चंद्र माथुर जी जब कहाँ पहुंचते हैं तो भितियारवा पहुंचते हैं तो वहां पे पुंडलिक जी मिल जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी के साथ थे 1917 में महात्मा गांधी के साथ थे। उसी से भेंट मुलाकात जो है इनका हो जाता है। किसका होता है, तो जगदीश चंद्र माथुर का भेंट मुलाकात हो जाता है। उसी भितियारवा में मैं पहुंचा और मेरा भाग देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थी श्री पुंडलिक जी। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, है ना। सन 1917 में पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाया था। क्यों, तो भितियारवा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी जी इनको बुलाए थे। किसके रूप में, तो एक शिक्षक के रूप में। सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुंडलिक जी को
क्यों बुलाया गया, महात्मा गांधी पुंडलिक जी को क्यों बुलाया, महात्मा गांधी पुंडलिक जी कहाँ के रहने वाले थे। तो सुनिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिए कि 1917 में महात्मा गांधी जी सन 1917 में पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाया था। क्यों? तो भितिहरवा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बुलाया था। ठीक है, भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा देने के लिए बुलाया था। ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। कहने मतलब यह है कि एक साल तक पुंडलिक जी 1 साल तक भितिहरवा में रहे। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो है पुंडलिक जी को जो है वहां से हटा दिया गया, भितिहरवा से हटा दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब अच्छे काम करोगे, जब आप अच्छे काम करोगे तो आपको जो है उस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। आप ऐसा देखे होंगे और आप अभी भी देखने के लिए भी मिलता है, अभी तो और ज्यादा मिल रहा है, अभी तो भ्रष्टाचार और बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आप देखे होंगे, स्कूलों में देखे होंगे कि जो शिक्षक बहुत ही अच्छा पढ़ाते होंगे, जो शिक्षक बच्चे के खिलाफ में होते हैं, बच्चे के साथ होते हैं और बच्चे के आवाज बनकर वो सरकार तक पहुंचाते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये पढ़ने में सुविधाएं हो रही है और मैं बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे तो क्या होता है, तो सरकार जो है उनको क्या करते हैं कि जैसे ही वो शिक्षक सरकार के खिलाफ आवाज उठाया तो उसको क्या करता है, तो आवाज उसका दबा दिया जाता है। तो ऐसे से शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हमारे हैं जिनका आवाजों को दबा दिया जाता है। तो आप बढ़िया काम करोगे तो आपके भी आवाजों को दबा दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि कौन कौन से अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी आवाज को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार भितिहरवा में जब पुंडलिक जी को महात्मा गांधी जी शिक्षा देने के लिए बुलाए थे, है ना, और लोगों के मन से भय दूर करने के लिए बुलाए थे, तो पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाया था। और इसको क्या किया, तो अंग्रेज के जो भी सरकार होंगे, अंग्रेज के जो भी हेड लोग होंगे, इसको क्या किए, तो इनको हटा दिया गया। और 1 साल तक ये शिक्षा दिए थे। कहाँ? तो भितिहरवा में 1 वर्ष तक क्या किए, तो ये शिक्षा दिए थे। 1 वर्ष तक क्या किए, तो शिक्षा दिए थे। कहाँ? तो भितिहरवा में जो है 1 साल तक इन्होंने शिक्षा दिया भितिहरवा में। चलिए, इसी प्रकार जो है बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, हर चैप्टरों को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते थे। कहने का मतलब यह है कि पुंडलिक जी को भितिहरवा स्कूल से जो लगाव हो गया था, भितिहरवा के ग्रामवासियों से लगाव हो गया था, है ना, और बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इसीलिए ये हर कितने वर्षों में आ जाते थे, तो बच्चे से मिलने के लिए, ग्रामीणों से मिलने के लिए ये कितने वर्षों पे आ जाते थे। तो ये कितने वर्ष पे आते थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष में, 2 से 3 साल में ये बच्चों से मिलने के लिए और ग्रामीण लोगों से मिलने के लिए ये आ जाते थे। याद रखिएगा। ठीक है, आप भी ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को आप भी देखे होंगे, कि जब उसका लगाव बच्चों से लग जाता है, जब ग्रामीणों से उसका लगाव लग जाता है ना, तो क्या होता है, यदि वो चले भी जाते हैं तो उनको चले जाने के पर उनको भी मन नहीं लगता है, तो वो कुछ दिनों के बाद आते रहते हैं देखने के लिए, है ना, बच्चे में हमारे कैसे हैं, तो अपने पुराने यादों को लेकर वो आते रहते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उसे अग्नि सिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी, एक मठ के निकट यह आश्रम है, या एक
मठ के निकट आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। गांव में जो है किसी ने भी महात्मा गांधी को आश्रम नहीं दिया। महात्मा गांधी को किसी ने आश्रम नहीं दिया था गांव में। तो इन्होंने क्या किया, तो किसी ने महात्मा गांधी को, पहला नंबर तो महात्मा गांधी को किसी ने आश्रम नहीं दिया। याद रखिएगा कि पहला नंबर तो महात्मा गांधी को किसी ने आश्रम नहीं दिया। कहाँ पे, तो अपने गांव में। तो क्या हुआ, तो गांव में गांधी जी को आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने महुए के पेड़ के नीचे जगा दिया। महुए, याद रखिएगा किस पेड़ के नीचे दिया गया था, महुए के पेड़ के नीचे जो है इनको आश्रम दिया गया। किसको, तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा गांधी को, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी को किसी ने अपने गांव में जगह नहीं दिया था रहने के लिए। तो मठ के एक महंत ने महुए के पेड़ के नीचे इनको रहने का जगह दिया, जो कि इन्होंने एक कुटिया बनाकर वहां पे रहा। चलिए, आपका वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरह से चल गया है। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारी ने जला भी दिया। कहने मतलब यह है कि जिस कुटिया में महात्मा गांधी जी रहते थे, तो एमन साहब जो कि अंग्रेज के लोग थे, तो एमन साहब ने क्या किया, उस कुटिया को भी जला दिया। थोड़ा सा वो कहने मतलब कि दुगला टाइप का था वो, है ना, जिसे आप एक कहने मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं, बहुत ही निकम्मा था, है ना, बहुत ही हरामी टाइप का था वो डॉक्टर। उसके बाद जो है एमन साहब ने आकर उसको जला दिया, झोपड़ी को जला दिया। बाद में वह खपरेल का भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मैली के अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते हैं। गांधी जी प्रायः कहाँ रहते थे, तो मोतिहारी और कहाँ, बेतिया और मोतिहारी में ज्यादा करके महात्मा गांधी जी रहते थे, बेतिया और मोतिहारी में। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब ने इनके आश्रम में आया। कायदा था कि जब साहब आए तो गिरिपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए। कहने मतलब यह है कि पुंडलिक जी ने क्या कहा, जब एमन साहब आए थे घोड़ा पकड़ने के लिए, जब पुंडलिक जी घोड़ा से आए थे, तो जब एमन साहब पुंडलिक जी से मिलने के लिए आए थे घोड़ा पर से, तो एमन साहब जो थे उनका कहना था कि पुंडलिक जी आकर हमारे घोड़ा का लगाम पकड़े। तो पुंडलिक जी क्या कहें कि उनको अगर मुझसे मिलना है तो आकर मेरे कक्ष में मिले, मैं उनके लगाम को पकड़ने नहीं जाऊंगा। यही है पढ़े लिखे की पहचान। पढ़े लिखे लोग यही पहचान है पढ़े लिखे लोग को। इनकी कहने मतलब यह है कि पढ़े लिखे लोग अपने धर्म को नहीं बेचता है, अपने ईमान को नहीं बेचता है ना। जान चली जाए तो चली जाए, पर हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी नहीं खोने देता है ना। वो एक शिक्षक थे और शिक्षक का स्थान बहुत ही बड़ा होता है। शिक्षक जो होते हैं वो गुरु के समान होते हैं, है ना। लेकिन इन अंग्रेजों को क्या कैसे मालूम चलेगा? इन अंग्रेजों को मालूम चल जाता तो हमारा भारत कब के ही आजाद हो जाता। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वाले को दी।
चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वतंत्रता का भी नर्तन देखते हैं तो शायद हम उसे निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते, जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कालियापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भद्र अंधकार को चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदय गम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार आसंता पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी ना हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह के खबरें अतिरंजनापूर्ण आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते स्वयं सत्यापन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए कि महात्मा गांधी कितने पढ़े लिखे लोग पढ़े थे कि उनका पत्र बहुत ही रोमांचक था। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि उन समय में भी यदि प्रेस वाले लोग रहते तो क्या करता, उन सभी जो चिट्ठियां लिखते थे महात्मा गांधी के पास, उन सभी जो चिट्ठियां आता था अंग्रेज का आता था और महात्मा गांधी का चिट्ठियां उनके पास जाता था, तो लोग क्या करता है, यदि प्रेस वाले लोग रहते हैं तो क्या करता, उनको अपने न्यूज पर चलाता और तरह तरह की बातें बोलता। देखिए महात्मा गांधी जी ने ये कहा, अंग्रेजों के बारे में वो कहा, आज अंग्रेज के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है, ऐसे वैसे, है ना। इतना महात्मा गांधी जी गुस्सा गए हैं उनके प्रति, अब आंदोलन होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस प्रकार का आप भाषण सुनते होंगे, आप लोग जो है न्यूज पर देखते होंगे। बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वह जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू, अनिगर बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। कहने मतलब यह है कि जब महात्मा गांधी जी को पता लगता था कि फलाने गांव में ये कांड हुआ है, चाहे तरह तरह की कांडे हुआ है, तो क्या करते थे, महात्मा गांधी स्वयं जाकर देखते थे। यदि महात्मा गांधी जी नहीं जाते थे तो राजेंद्र बाबू जाते थे और 2-3 लोग उनके साथ जाते थे, बल्कि उनको भेज दिया जाता था कि जाकर आप देख कर आए कि इस गांव में क्या हुआ है, क्या मामला है। तो ही वो अपने समाचार पत्रों में लिखते थे, बिना देखे बिना समझे नहीं लिखते थे, दूसरे के बातों पे आकर वो नहीं लिख देते थे, क्योंकि सच्चाई होनी चाहिए कि चीजें वहां पे हुई है। चलिए, उसके बाद असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीले साहब के बगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबंध था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। कहने मतलब यह है कि अभी के समय में जो हो रहा है, मेरे दोस्त, आपको भी मालूम होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के बारे में बोल देता है ना, बिना छानबीन किए हुए। देखिए आज फलाने के यहाँ पे ये निकला है, वो निकला है, फलाने का ये है, वो उसका मर्डर कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, तो आज इसके यहाँ इतना घोटाला किया था, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो इस प्रकार के समाचार में आपको मिलता होगा, पत्रों में मिलता होगा, बिना देखे वो न्यूज चला देना। यानी कि स्टूडियो में बैठा हुआ है और देखिए आज जो है फटाफट न्यूज आ चुका है, 15 मिनट में आपका जो है 100 न्यूज खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का न्यूज अभी जो बैठकर स्टूडियो में चला देता है, लेकिन कुछ जाने बिना भी चला दिया जाता है। हर मीडिया वाला ऐसा नहीं है, हर मीडिया वालों को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो इसमें लिखा है वही आपको हम समझा रहे हैं। तो पहले अभी के लोग ऐसा करते हैं, पहले जो महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते थे, पहले के जो लोग भी थे तो ऐसा नहीं करता था।
तो समाचार पत्रों वाले पहले जो थे महात्मा गांधी जी जो थे तो वो क्या करते थे महात्मा गांधी जी, तो पहले उन सभी चीजों को छानबीन करते थे और उसके बाद छानबीन करने के बाद जो है उनके बाद वो समाचार पत्रों में अपने पत्र में लिखते थे। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही समान व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों में एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। कहने मतलब यह है कि अभी के समय में आप छोटी सी कांड करो उसे बड़ा कांड करके लिख देता है। कहने मतलब है आप छोटा सा बात बोलते हो उसे लंबा कर देता है, लोग खींच कर लंबा कर देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आज सत धूलि दूषित पड़ा है, जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसे है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए हुए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है। भितिहरवा के पास क्या है? तो भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पृष्ठ मौर्य काल के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। कुशीनगर, लोरिया, नंदगढ़, अरेराज, केसरिया, चांकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर कई मील। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। कुशीनगर जो है वह गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है। अब कुशीनगर जो है एक स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण साया की वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप पर खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने हैं, अनेक स्मारक बने हैं। गंडक के पूर्व तट पर बिहार के नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरहदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचा और 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहाँ एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी चौथी शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि। तो 86 नंबर पेज नंबर जो है हम कल पढ़ाते हैं और कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो ये चैप्टर समाप्त ही कर देंगे। उसके बाद न्यू चैप्टर आप लोगों के लिए हम शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। टेक केयर।